गहराई से बधाई देना चाहूँगा कि किस प्रकार ये अपना एक मिशन लेके चले हैं कि देश के अंदर दलितों का किस प्रकार उद्धार हो, आर्थिक उद्धार हो, राजनीतिक उद्धार हो, शैक्षणिक उद्धार हो। उस प्रयास में लगे रहते हैं। लोगों से, बड़े बड़े लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे संवाद करते हैं, उनसे अच्छे विचार जान करके दूसरे इलाके में जा कर के उसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे विचारों का जितना ज़्यादा कम्युनिकेट किया जाए कि भाई सभी लोग ये महसूस करने लगे कि देश के अंदर काफ़ी तरक्की आ रही है, मैं तो ये कहूँगा। सर मैं प्रशंसा नहीं, मैं सीधी सीधी बात करूँगा आपसे कि सर पूरा अप्रैल के महीने के अंदर बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है और सर ऐसे मसीहा की जयंती मनाई जाती है। आपके मुखारबिंद से ही सुना है उन्होंने 4 बच्चों की कुर्बानी देने के बाद में रमाबाई दवाई न मिलने के कारण वो खत्म हो जाती हैं और उनका काफ़ी कुर्बानी देने के बाद में हमें यहाँ तक उन्होंने बिठाया, अच्छे कपड़े और अच्छी अगर हम सौगात लेके बैठे तो ये अपनी नहीं है, ये बाबा साहब की देन है। क्या इस तथ्य से आप कितने सहमत हैं? मैं इस तथ्य से 100% सहमत हूँ। आज यदि बसंत कुंज जैसे पौष इलाके के अंदर मैं एक सुखी जीवन बिता रहा हूँ तो उसके लिए जो मुझे सबसे ज़्यादा जिसने मदद की वो मदद थी मेरी शिक्षा की, और शिक्षा की मदद की वजह से ही आज मैं यहाँ पर सुख भोग रहा हूँ। उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जो मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं वो तो मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ही थे। मैं उनको देखता था और एग्ज़ाम लिखता था, मैं उनको देखता था, प्रेरणा लेता था और एग्ज़ाम लिखता था। ये करते करते मैंने M.Com किया, MBA किया, ICWA किया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का मेंबर रहा और अपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सिविल एविएशन एकेडमी में भी मैं रेगुलर स्पीकर रहता हूँ। ये सब का सब जो जोश आता है ये बाबा साहब को देखने पर आता है। जब उनके ज्ञान को जब मैं देखता हूँ तो पता लगता है कि हम उनके सामने एक तुच्छ प्राणी की तरह हैं। उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त करी, जो ज्ञान प्राप्त किया, वो केवल एक स्पेशलाइजेशन नहीं किया, उनको इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, कैसा ऐसा कौन सा पुराने धर्मशास्त्र, पुराने लोगों की बाइबल, महाभारत जैसी किताबें, पुराण जैसी किताबें, किसको उन्होंने अध्ययन नहीं किया। और जो कुछ भी अपने विचार बनाए वो विचार उन अध्ययनों के आधार पर थे। इसीलिए आज तक बाबा साहब का कोई दूसरा अल्टरनेटिव विकल्प पैदा ही नहीं हुआ। उतना मेहनती, उतना दूरदर्शी, उतना अपनी सब कुछ कुर्बानियाँ देने वाला, परिवार की कुर्बानियाँ देने वाला ऐसा व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ है। और जब तक एक अम्बेडकर और नहीं आएगा तब तक हम इस समाज के अंदर तरक्की और यहाँ प्रगति होने वाली नहीं है। सर क्या लगता है कि आप कहे कि जब एक और अम्बेडकर नहीं आने वाला तो ये तो आप भी समझते हैं कि जो प्रकृति देन है, जो दुनिया में आया उसे एक दिन जाना ही जाना है। और बाबा साहब जब गए थे तो बहुत सारा अपने दिमाग के अंदर बोझ लेके गए थे, मेरा ये दलित समाज, मेरा ये बहुजन समाज, मेरा ये बैकवर्ड समाज किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करेगा। उन्हें पूरी आशंका थी कि आने वाले समय के अंदर इस समाज को कोई भी गले नहीं लगाएगा। तो बाबा जी इतने दूरदर्शी थे, वो उन दिनों में बैठे बैठे अगले 500 वर्ष के बारे में सोच सकते थे। ऐसी उनकी कल्पनाएं थी, ऐसी उनकी धारणाएं थी। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्हें पता था कि ये कुछ होने वाला है। उन्होंने बड़े सावधानी पूर्वक सभी तथ्यों को पढ़ने, एनालिसिस करने के पश्चात ही जब उनको पहली बार मौका मिला संविधान बनाने का तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ा नहीं। चाहते तो वो भी छोड़ सकते थे और कोई वकालत कर सकते थे, धंधा कर सकते थे, करोड़ों रुपए कमा सकते थे। और संविधान बनाने के लिए जब इनको बुलाया गया तब भी उस वक्त बहुत सारे वकील थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन उन सब की नीयत में खोट था और इनकी नीयत बड़ी साफ सुथरी देश के लोगों की सेवा करने की थी, जिसमें विशेषकर दलित वर्ग था। तो मौका मिलता ही इन्होंने उस इतिहास की रचना कर डाली जिसे के बलबूते पर आज यदि भारत टिका हुआ है। मैं भारत देश की बात कर रहा हूँ, मैं किसी जाति प्रति की बात नहीं कर रहा हूँ। भारत में यदि अगर टिका हुआ है 29 भाषाओं के साथ, 29 स्टेट्स के साथ, कई प्रकार की अन्य विविधताओं के साथ,
अगर भारत टिका है तो इस सारी विविधताओं को अगर एक सूत्र में बांधा गया है तो वो भारतीय संविधान में बांधा गया। और भारतीय संविधान यही बोलता है कि मैं ना हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ, ना सिख हूँ, ना ईसाई हूँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वो इंडिया की बात करते हैं, किसी धर्म विशेष की, किसी जाति विशेष की बात नहीं करते। और यही कारण है कि आज हमारा देश 130 करोड़ पॉपुलेशन लेकर भी कम से कम विदेशों के मुकाबले में यूनाइटेड तो है। कैसे भी कहो, अंदर हमारी इंटरनल फाइटिंग चलती रहती है, जातिवाद व्यवस्था पर लड़ाई चलती रहती है, लेकिन जहाँ तक विदेशों के मामले में है तो बाबा साहब की दूरदर्शिता देखिए कि उन्होंने एक सबल राष्ट्र दे करके गए, एक ऐसा राष्ट्र दे करके गए जहाँ पर सभी समस्याओं का हल भी है। आप संविधान पढ़ते जाइए और सोचते जाइए, आपको समस्या का हल मिलता जाएगा, लेकिन आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आज भी लोग, एक वर्ग ऐसा है जिन्होंने उस समय भी संविधान का विरोध किया था और आज भी कर रहे हैं, लुके छुपे कर रहे हैं। लेकिन किसी एक इंसान में, ये मेरी चुनौती है, किसी भी एक इंसान में, चाहे वो दलित हो और चाहे वो स्वर्ण जाति का हो, वो खड़ा होकर के एक बार बाबा साहब को क्रिटिसाइज कर दे, एक बार बाबा साहब के कोई आलोचना कर दे या उनके कोई मेन पॉइंट निकाल दे, तो मैं उसका हमेशा के लिए नौकर बनने के लिए तैयार हूँ। अशोक तनगुड़िया जी, जिस तरीके से आपने बताया कि विदेशों के अंदर बाबा साहब की बात कही जा रही है, क्या सर आपको नहीं लगता है कि यही संविधान को, जिन समाज का आपने नाम लिया, क्या जंतर मंतर पर सारी एजेंसी होने के बावजूद, सारी फोर्सेस होने के बावजूद वहां संविधान को तार तार करके जलाया जाता है? क्या उस समय बुद्धिजीवी लोग, क्या आप जैसे लोग, वहां कमी नहीं आई कि भाई संविधान के साथ ऐसा छल कपट क्यों किया जा रहा है? आप सरासर ठीक कह रहे हैं। संविधान हमारा सब कुछ है, हमारा मान, हमारी मर्यादा, हमारी शक्ति, हमारी विभूति, जो कुछ भी शब्द का इस्तेमाल कर लो, किसी भी उपनाम का इस्तेमाल कर दो, वो संविधान है। आज यदि अगर संविधान बचा हुआ है, जिसको कि कम करने का, ढीला करने का, जलाने के ये प्रयास जो है, ये मनुवादी प्रवृत्ति के लोग कर रहे हैं और ये आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि उनका स्वार्थ निहित है। यदि अपर कास्ट का स्वार्थ है तो उस स्वार्थ को ना प्राप्त करने के लिए यदि सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है तो वो संविधान ही है। और इसीलिए वो संविधान को किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित, किसी न किसी प्रकार से जलाना, एक ऐसी जघन्य और एक ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हैं, ओछी हरकतें कर रहे हैं जो उनको शोभा नहीं देती। सर क्या लगता है कि आपको जिस तरीके से जो लोग वो कर तो रहे हैं, जो मनुवादी लोग हैं या ब्राह्मण समाज है या ब्राह्मणवाद के जो लोग कर रहे हैं, तो सर कहीं हमारे लोगों के अंदर कमी नहीं है? जिस समय सर 18 मार्च सन 1956 को बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है, और उसमें बाबा साहब ने एक कथन और कहा था कि जिस समाज के अंदर 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 वकील होंगे तो उस समाज का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। क्या आपको लगता नहीं आज लाखों लाखों की तादाद के अंदर डॉक्टर हैं, लाखों लाखों की तादाद में इंजीनियर हैं, लाखों लाखों की तादाद के अंदर एडवोकेट हैं, वो क्या कर रहे हैं सर? वही तो मनुवाद का काम कर रहे हैं ना सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये एक वास्तविक तथ्य भी है कि बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे लोगों ने ही धोखा दिया। क्यों? क्योंकि बाबा साहब के समय पे जो हमारा लिटरेसी रेट था वो कुछ भी नहीं था, 0% कह लीजिए, क्योंकि उसमें में तो उसी में तो हमारे बाबा साहब निखर करके आए सामने। लेकिन आप ये देखिए कि बाबा साहब के साथ साथ कितने विद्वान और कितने पढ़े लिखे लोग थे उन दिनों के अंदर? नहीं थे, बहुत कम थे। लेकिन बाबा साहब की देन की वजह से, बाबा साहब के विजन की वजह से बाद में बहुत सारे डॉक्टर भी बने, इंजीनियर्स भी बने और आर्किटेक्ट भी बने, सब कुछ बने। लेकिन आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि ये सब कहने के बाद अपनी अपनी फील्ड में अपने अपने घर के बारे में सोचने लगे, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि मैं जो अगर आज बना हूं तो मैं किसकी वजह से बना हूं, कम से कम उसकी मैं कभी कहीं तो प्रशंसा करूं, कहीं तो जाकर के लोगों की मदद करूं। मेरा बड़ा स्पष्ट इस मामले में विचार है कि जो व्यक्ति जिस समाज में रहता है, यदि वो अपने समाज का भला नहीं कर सकता तो वो व्यक्ति कभी भी किसी की कोई सलाह नहीं करेगा। और ऐसे समाज, ऐसे पंगु समाज, ऐसे बिल्कुल गरीब और समाजों का हमेशा यही हाल रहेगा, क्योंकि
इस जीवन में जीने के लिए एक आदमी दूसरे आदमी को मारने की कोशिश ही करता है, उसके ऊपर ओवर पावर करने की कोशिश करता है। ये जो प्रथा है ये कुदरती है, चली आ रही है वर्षों से। यदि आपको मजबूत बनना है तो आपको संगठित होना पड़ेगा, जो कि बाबा साहब ने कहा। आपको संगठित होना पड़ेगा, आपको शिक्षित होना पड़ेगा और फिर संघर्ष भी करना पड़ेगा। ये बाबा साहब के मूल तत्व थे जो उन्होंने हमें सिखा करके चले गए। लेकिन विडंबना ये है कि हम इन सब कुछ जानते हुए भी ना संगठित हो रहे हैं, ना ताकत से लड़ाई कर पा रहे हैं और ना ही पूरी तरह से शिक्षित हो पा रहे हैं। अनेकों षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि किसी प्रकार से ये जो समाज है, दलित समाज, ये पीछे ही रह जाए। क्योंकि आप देखिए कि कश्मीर के अंदर वहाँ के मिनिस्टर्स लोग बाहर जा करके हमारे राजस्थान के गरीब लोगों को लेकर के आए, इसलिए ला के रखा कि उनको जाके वहाँ पखाना उठाने का काम करना है। क्योंकि कश्मीर के अंदर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कि नीच कार्य करता हो। नीच कार्य करने के लिए उन्होंने अलग से समाज बना रखा है, उसमें ज़्यादातर हमारे राजस्थान के लोग हैं। उन्हीं लोगों से वो ये काम कराते रहे और साथ में ये कहते रहे कि आप केवल ये काम करेंगे, तनख्वाह हम आपको अच्छी से अच्छी दे देंगे, लेकिन काम आप यही करेंगे और शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। जब ऐसी प्रवृत्ति एक राज्य में हो, यदि यही प्रवृत्ति दूसरे राज्यों में फैल जाए तो पूरे भारत का सर्वनाश है। लेकिन सर चलते चलते मैं आपसे फिर वही बात कहूंगा सर, आज बाबा साहब जहां भी हैं, अगर देख रहे होंगे कि 70 साल से मेरा देश, मेरा भारत, मेरे दलित समाज के लोग, मेरे बहुजन समाज के लोग, वो अपने आप को सुधार नहीं पा रहे, गुलामी की तरफ जा रहे हैं। और जिस तरीके से पार्लियामेंट पर बाबा साहब को माल्या अर्पण हुआ करती थी, लेकिन आज 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मुंह में दही जम गई कि वो बाबा साहब को माल्यार्पण नहीं कर सके। एक कोरोना का डर दिखा दिया, जबकि हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला चल रहा है और बंगाल के अंदर चुनाव रैलियां चल रही हैं। उसके बावजूद आज बाबा साहब का जो इतना बड़ा अपमान हुआ, क्या आप जैसे लोगों की गलतियां नहीं है, पढ़े लिखे लोगों की गलतियां नहीं है? सरासर हमें जीते जी आंखों के सामने मनुवादी प्रवृत्ति वाली सरकार ने हमारा मान घटाया है और हमारे उस देव को, मैं देव तुल्य मानता हूं बाबा साहब को, उस देव तुल्य बाबा का जो अपमान किया है, जो एक संविधान की किताब जिसका हमेशा हर वर्ष 14 अप्रैल को इनका जन्मदिन मनाया जाता था, उस दिन ना मना करके एक एडमिनिस्ट्रेटिव या छोटे मोटे कोई कारण बता कर मैं चाहता हूं कि कोई एक ऐसा लीडर आ जाए जो हमारे 131 एमपी और हमारे बाहर के जितने प्रोफेसर, लेक्चरर जो बुद्धिजीवी अपने आप को कहलाते हैं, इन सब को बांध करके एक संगठन बना दे। तो मैं उस दिन समझो गंगा नहा करके आऊंगा दिखाने के लिए कि भाई गंगा जाने से कुछ होता है, लेकिन वो तो नहीं। लेकिन इनको सबको लीड करने के लिए मुझे एक दलित समाज का बुद्धिजीवी, शिक्षित और निडर बहादुर नेता चाहिए। ये प्रभु मुझे ऐसा नेता दे दे। लेकिन सब अभी कुछ दलित समाज के लोगों ने एक बहुत बड़ी मीटिंग की थी, उसमें उन्होंने ये घोषणा की है कि अगला जो मेयर और सीएम वाल्मीकि समाज से लाएंगे। मेयर और सीएम? हाँ, मेयर और सीएम वाल्मीकि समाज से बनाना चाहते हैं। तो सर इतनी बड़ी मतलब एक बात कहने का मतलब क्या? दिल्ली गवर्नमेंट के लिए? जी, दिल्ली सरकार में, दिल्ली सरकार के अंदर। हाँ, जो सरकार बनेगी वो सीएम के अंडर में काम करेगी, जो सरकार बनी वाल्मीकि सीएम के अंडर में काम करेगी, जो मेयर होगा वो वाल्मीकि समाज से होगा। देखिए, उनके उत्साह की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि अगर ऐसा उत्साह वो रखते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो भी ये बात कह रहे हैं वो जरा अपने आप को पहले इवैल्यूएट कर ले अच्छी तरीके से, अपनी स्ट्रेंथ को एनालिसिस कर ले। हमारे यहाँ पर फाइनेंस में एक सिखाया जाता है स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो अपने आप को एक बार वो एनालिसिस कर ले कि क्या इस इतनी बड़ी घोषणा को सही मायने में देना, सही रूप देना आसान होगा, आसान कार्य होगा? सर मैं आपकी एक नॉलेज में डाल दूंगा और आपके एक समझ में बात कर दूं कि सर यहाँ पर दिल्ली के अंदर मतलब 30% से ज़्यादा वाल्मीकि समाज है और उसमें अगर हम जाटव प्लस कर दें तो 45-50 हो जाता है सर। लेकिन 22% पर यहाँ सर सीएम बन जाता है। तो क्या कारण है कि ये वाल्मीकि समाज और जाटव समाज या चमार समाज एक होकर अपनी सरकार नहीं बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। किसने रोका इनको बनाने के लिए? लेकिन देखिए, ये है राजनीति। जब बाबू जगजीवन राम अपने समय में प्रधानमंत्री बनने की रेस के अंदर बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे, तो इन्होंने एक घृणित कार्य करके उनके पुत्र सूर्य की एक मैगजीन निकाल दी जिसके अंदर कुछ आपत्तिजनक फोटो दिखाए गए थे।
तो ऐसी ये शक्तियां चीफ मिनिस्टर बनने से पहले नहीं करेगी, अवश्य ही करेगी। सर ये तो षड्यंत्र आपने बोला ना सर, ये तो अब षड्यंत्र समाज समझने लगा है ना सर। हाँ, तो ये जब लेकिन अब इनके षड्यंत्र में आएगा क्यों? तो समाज को अगर इनके षड्यंत्रों में नहीं आना है तो अपने आप को यूनाइटेड रखना है, क्योंकि उन्होंने आप में से ही तोड़ना है। बाहर से उन्होंने वाल्मीकि नहीं बनाना, वाल्मीकि यहीं से मिलेगा इनको वाल्मीकि नेताओं की आपसी लड़ाई भी यहीं से मिलेगी, जाटुओं की लड़ाई आपसे यहीं से मिलेगी, रेगड़ समाज की लड़ाई इनको यहीं से मिलेगी। कोई बाहर से तो विदेशी थोड़ी लाने हैं, यहीं से लड़ने हैं। कोई पैसे का गुलाम बनेगा, कोई शिक्षा का गुलाम बनेगा, कोई नीति का गुलाम बनेगा, कोई और किसी हिसाब से फॉलोअर बनेगा जरूर। सवाल तो ये है कि आपको इन सब की राजनीति समझ में आनी चाहिए। जब आप कहते हैं कि अगला सीएम हमारा वाल्मीकि समाज से होगा तो मुझे बताइए, मैं तो आज भी कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां अटेंड करता हूं जो होती तो वाल्मीकि समाज का है, लेकिन वहाँ वाल्मीकि समाज तो कम बैठा है, जाटा समाज ज़्यादा बैठा है, या जाटा से भी ज़्यादा और कोई दूसरा समाज बैठा है। और पहली बात मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, क्यों वाल्मीकि, क्यों जाटो, क्यों रेगर, क्यों है? मेरा सच्चे रूप से ये मानना है, और मैं बाबा साहब का फॉलोवर हूं, तो मैं ये मानना चाहता हूं कि हमारे इसी समाज में से कोई भी व्यक्ति जो योग्य हो, जो निडर हो, जो शिक्षित हो, जो संगठन बनाना जानता हो, जो संघर्ष करना जानता हो, उस व्यक्ति को ढूंढो और उसे लाओ और वो हमें लीड करे, तभी हम ये वाली जो परिकल्पना वो कर सकते हैं। चलते चलते सर, आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, भारत में आपको विदेश भी देख रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं 14 अप्रैल पे बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में? बाबा साहब के अप्रैल की जयंती हर वर्ष मनाई जा रही है, पिछले कई वर्षों से मनाई जा रही है, आगे भी मनाती जाएगी। अब ये एक प्रकार से सिंबॉलिक हो गया है। इसको यदि आपने सही वास्तविक रूप देना है और उन बाबा साहब की आत्मा को शांति पहुंचानी है, तो हमें तो बाबा साहब के दिए हुए कार्यों को ही करना पड़ेगा, उनके सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। चाहे अकेले में करो, 5 के ग्रुप में करो, 10 के ग्रुप में करो, 100 के ग्रुप में करो, 1000 के ग्रुप में करो, लाख के ग्रुप में करो, लेकिन करते जरूर रहो। जब कभी भी आपस में मिलो तो विचार विमर्श करो। एक दूसरे को छोटा बताने की आवश्यकता नहीं है। हम तो वैसे ही छोटे हैं, उन छोटों में भी हम आपस में एक दूसरे को छोटा बताते हैं कि वाल्मीकि छोटा है, जाट बड़ा है, रेगर उससे बड़ा है। ऐसी बातें ना करके अपने आप को ये केवल ये माने कि हम ऐसी हैं। लेकिन सर, बाबा साहब की जो बात है वही एक कथन फिर आपने छेड़ दिया कि बाबा साहब ने कहा था अपने किसी लेख के अंदर कि जब तक आप दूसरे को बड़ा मानते रहोगे, अपने आप को छोटा मानते रहोगे, तो आपका उद्धार नहीं हो सकता है। जो सामने वाला है उसे अपने बराबर मानो, हो सकता है पैसे में हो सकता है, लेकिन आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आपका शरीर है, वो आपके बराबरी नहीं कर सकता है। आप उसे बराबर मानो, बड़ा मत मानो। बिल्कुल सही बात है। जब आप अपने आप के सामने जो व्यक्तित्व खड़ा है, अगर उसको आपने बड़ा मान लिया, तो फिर तो आप तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन से भर गए, मारे गए। आप तो, आपके अंदर वो कॉम्प्लेक्शन ही नहीं पैदा होना है। आपने अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन में रखना है, सुपर रखना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा तंदुरुस्त रहना है और अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना है। देखिए, आप दूसरी किस्म के जो दूसरी जाति के जो लोग हैं, उन पे भी आपका व्यवहार का असर पड़ेगा। आपके व्यवहार में भी फर्क आना चाहिए, आपकी ड्रेसिंग में भी फर्क आना चाहिए। आप देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा नाइसली ड्रेस्ड रहे, हमेशा सफेद पैंट, सफेद कुर्ता, सफेद कोट और साथ में हैट और साथ में टोपी, नीला कोट है। ये वो क्यों पहनते, वो धोती क्यों नहीं पहनते थे? पहनी थी सर एक आध बारी, एक बारी पहनी होगी। हाँ। क्यों नहीं पहनते थे? क्योंकि वो जानते हैं कि जीवन का स्टैंडर्ड जब तक अच्छा नहीं होगा, लीडर का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होगा, तो उसको फॉलोअर करने वाले क्या करेंगे। तो मैं उनके कहने पर चलता हूं और हमेशा साफ सुथरा नाइसली ड्रेस का ऑफिसर माना जाता हूं। मेरी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर मेरे जितने भी डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो हमेशा कहते थे मिस्टर अशोक कुमार इज ऑलवेज नाइसली ड्रेस्ड। क्योंकि उसका पहला इंप्रेशन आपकी ड्रेसिंग का, दूसरा इंप्रेशन आपकी बातचीत करने के तरीके का, तीसरा इंप्रेशन जो है वो आपकी ताकत का होगा। तो ये अगर हर कोई समझे इस बात को और अपने आप को साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, विचारों में भी शुद्ध, शरीर रूप से भी शुद्ध मानना चालू कर दे, तो ट्राई टू प्रिवेल अपॉन द अदर कास्ट थ्रू लॉजिक्स। लॉजिक हमारा यही है, हम साफ सुथरे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो ऐसा ना हमारी शक्ल देख करके मुंह मोड़ ले। लिविंग एंड हियरिंग इज वेरी गुड। यस, बहुत जरूरी है। मैं इस बात को मानता हूं और मैं ये साफ सुथरा रहने की वजह से पूरे वसंत कुंज में कहीं भी चली जाए, कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि मैं शेड्यूल कास्ट हूं। जबकि मैं जब भी जाता हूं और जहां भी जाता हूं तो पहले मैं बोल देता हूं कि मैं शेड्यूल कास्ट हूं। हाँ सर, एक कथन आता है ना सर, गॉड लीन्स इज नेक्स्ट टू
क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। Yes. पहले सफाई फिर भगवान। पहले तो सीधी सी बात है, हमारे पास अच्छे खासे सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को फॉलो करने के लिए थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए नहीं कर पाते। नहीं तो क्यों, मैं तो मजाक में कहना चाहता हूं, वैसे तो हमारे बहुत सारे लीडर हैं जो बड़े, आप बंबई में चले जाइए, महाराष्ट्र के अंदर चले जाइए, जितने भी हमारे जो लीडर है वो काले काले हफ्सी की तरह रहते हैं और सफेद पैंट सफेद कमीज पहन लेते हैं, चमकते हैं, ऊपर से रही सही कसर वो अपनी काली दाढ़ी बना लेते हैं। तो आप बताइए उनके चेहरे से जो नूर निखरना चाहिए एक शासक का, वो नहीं निकलता। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमारे साथ में अशोक तनगुरिया जी, जो कि डायरेक्टर रह चुके हैं और सामाजिक चिंतक हैं, क्योंकि समाज की चिंता कर रहे हैं और किस तरीके से समाज का उद्धार होगा। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली से। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.